हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। आज आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। जी हाँ, जो कि आप सभी प्यारे दोस्तों की स्क्रीन पर है। क्या है वो टॉपिक? जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हैं भारत की नागरिकता। जी हाँ, आज जो हम चर्चा करेंगे वो सिटीजनशिप के बारे में चर्चा होगी। भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। और मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं अपने मोटिवेशन पर। और मोटिवेशन क्या कह रहा है? मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। मतलब कहने का सिलेक्शन जो है आपका, वो है मोटिवेशन, वो है मोती, वो है पर्ल। और उसे पाने के लिए आपको इस तैयारी के महासागर में उतरना ही होगा। और तैयारी के महासागर में जैसे ही आप उतरेंगे और आप सही दिशा और दशा में अगर कार्य करेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारे जो टारगेट्स होंगे वो कॉन्सेप्ट, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट बनता है उस पर काम करेंगे। सिटीजनशिप के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर जानने की कोशिश होगी। दूसरा जो हम चर्चा करेंगे इसके थ्योरी से रिलेटेड जो भी बातें हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। ये हमारे टारगेट हैं 3 जो हम आज फुलफिल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं, बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है सिटीजनशिप। जी हाँ, नागरिकता। नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में, पार्ट 2 में और अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 में वर्णित किया गया है या संविधान में बताया गया है। प्रश्न ये होता है कि सर हमें बताइए नागरिकता का सबसे पहले वर्णन या सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किसने किया था। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले नागरिकता का वर्णन अरस्तु ने किया था। जी हां, अरस्तु, जिन्हें हम और आप अरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अब कहा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके पास में भारत की नागरिकता है तो आपको उससे लाभ क्या है और नहीं है तो क्या लाभ है, नुकसान क्या है, ये भी देख लीजिए। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपके पास में कुछ राइट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला राइट है मेरे दोस्त पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट्स है। दूसरा जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन सा राइट्स है? वो है लीगल राइट्स। कानूनी अधिकार। तीसरा कौन है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहोगे राइट टू वोट, और वोट करने का अधिकार है। और चौथा कौन सा राइट है? तो आप कहोगे राइट या राइट्स फॉर जॉब। क्या बोलोगे? राइट्स फॉर जॉब। मतलब कहने का नौकरी पाने का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिक को है, विदेशी नागरिक को नहीं है भारत में। अच्छा, राजनीति, चुनाव लड़ने का अधिकार भारतीय को है। आपने देखा होगा हर जगह लिखा रहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए,
उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए, लोकसभा मेंबर का चुनाव लड़िए, एमपी का, एमएलए का, राज्यसभा का चुनाव लड़िए, विधानसभा का चुनाव लड़िए, पंचायत का चुनाव लड़िए, विधान परिषद का चुनाव लड़िए, विधानसभा का चुनाव लड़िए। हर जगह लिखा होता है भारत का नागरिक होना चाहिए, मैंडेटरी है होना। अब बात आती है दूसरी, लीगल राइट्स। लीगल राइट्स भी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। वोट करने का अधिकार ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। नौकरी मांगने का अधिकार, नौकरी दो साहब, कहते हैं ना हम लोग कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार सेवाएं नहीं दे पा रही है, तो क्यों चिल्लाते हैं? ये अधिकार है हमारा, ये अगर आप नागरिक हैं भारत के तो ही मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, भारत में मेरे प्यारे दोस्तों नागरिकता के स्थान पर आप एक शब्द लिख सकते हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, इस बात को याद रखिएगा। किसका प्रावधान है मेरे प्यारे दोस्त? एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसे आप और हम सिंगल सिटीजनशिप भी कह सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप भी कह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब प्रश्न एक और होता है कि जो सर माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका क्या आधार है? हाउ टू आइडेंटिफाई माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप? इसके दो ही आधार हैं, जहां तक अगर मैं आपको बात करूं। पहला जो आधार है वो है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, और दूसरा जो उसका आधार है वो है पॉपुलेशन। पहला है भाषा, लैंग्वेज, और दूसरा आधार है पॉपुलेशन। अब अगर आप देखें तो भारत के कई ऐसे स्थान, कई ऐसी जगह जहां पर आपको अलग अलग लोग माइनॉरिटीज में देखने को मिलते हैं। जैसे आप कहोगे क्या कौन माइनॉरिटीज में देखने को मिलता है, बताइए। जैसे कई स्थानों पर आप देखेंगे तो जो नेपाली है वो माइनॉरिटीज है, कहोगे सही बात है। कई स्थानों पर आप देखेंगे तो जो सिख है वो माइनॉरिटी है। कई स्थानों पर आप देखेंगे क्रिश्चियन, जिसे ईसाई कहते हैं, ईसाई कहते हैं, माइनॉरिटी है। कई स्थानों पर आप देखेंगे मुस्लिम, माइनॉरिटी है। कई स्थानों पर आप देखेंगे हिंदू, माइनॉरिटी है। अब कई लोग इस बात को मानिए, कई लोगों के मन में आएगा सर हिंदू कहाँ माइनॉरिटी है, देश में तो 80% की पॉपुलेशन है। अरे भाई, देश की मैं बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ देश के अलग अलग हिस्सों की। आप जम्मू कश्मीर जाइए, हिंदू माइनॉरिटी में मिलेगा। आप नागालैंड जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, असम जाइए, त्रिपुरा जाइए, मणिपुर जाइए, आपको सिख, नेपाली, ईसाई, ठीक है, ये सब माइनॉरिटी में मिलेंगे। हिंदू माइनॉरिटी में मिलेगा। मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है। साउथ में, साउथ इंडिया जाइए, मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये सब मेजॉरिटी में है, वहाँ पर 40% आबादी है। अब जब 40% आबादी है तो ये माइनॉरिटी में कैसे? ये संविधान में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है, जिसे आज तक अभी तक संभाला नहीं जा सका है। इस बात से आप और मैं दोनों ही स्तब्ध होंगे, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि ये चर्चा का विषय जरूर है, इस पे हो सकता है आने वाले समय में संसद में चर्चा भी हो
क्योंकि इसे चेंज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे है? भारतीय संसद को ही है। भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट को ही है। इस बात को याद रखिएगा। किसे है? इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद को ही है। आप भारतीय संसद की जगह पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, संघ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 5 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान करता है। सिटीजनशिप के बारे में क्या प्रावधान करता है, इस बात को याद रखिएगा। यहां पर हम और आप पहले देखिए, पहले क्या था, जब संविधान हमारा लागू हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगे। संविधान सभा ने संविधान को बनाया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जब लागू हुआ तो संविधान में नागरिकता के प्रावधान सिर्फ ये अनुच्छेद ही माध्यम थे जिनके आधार पर नागरिकता दी जाती थी। लेकिन धीमे धीमे समय बदला और 1955 आया, जहां पर एक एक्ट बनाया गया जिसे हम और आप एक एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे सिटीजनशिप, जी हाँ, सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं या नागरिकता अधिनियम कहा जाता है, 1955। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अलग हैं, इस बात को याद रखिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955, यहाँ कुछ प्रावधान अलग हैं और यहाँ कुछ प्रावधान अलग हैं। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि संविधान में इसका भी जिक्र है और इसका भी जिक्र है। पढ़ेंगे हम दोनों, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर बात ना? पढ़ेंगे हम दोनों। चलो, कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है प्रारंभ में, संविधान में प्रारंभ में नागरिकता। मतलब कहने का जब शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई? लागू कब हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कैसे नागरिकता मिलती थी, किस स्थिति में मिलती थी? सबसे पहली स्थिति थी मेरे प्यारे दोस्त, बाय बर्थ। बाय बर्थ, इसका मतलब क्या है? बाय बर्थ का मतलब है जन्म के आधार पर। कौन सा आधार है बेटा? बाय बर्थ जो है वो क्या आधार है? जन्म। जन्म के आधार पर या जन्म से नागरिकता। मान लीजिए किसी का जन्म भारत में नहीं हुआ है तो क्या उसे नागरिकता नहीं मिलेगी? तो इसी के स्थान पर या और। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो क्या? तो उसके लिए एक दूसरी कंडीशन थी। क्या? उसके माता पिता, जी हाँ, उसके माता पिता में से कोई भी या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, उसके माता पिता, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। सर अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या? और या तीसरी कंडीशन, मान लीजिए ये कंडीशन भी नहीं हो रही है, ये कंडीशन भी नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगी? फिर होगी संविधान लागू होने से
होने से 5 वर्ष पूर्व से, 5 वर्ष पूर्व से, ठीक है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व या पहले, पूर्व लिख लो या पहले लिख लो, एक ही बात है, यहां पर आप पहले लिख लो, पहले, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में से ही, भारत में, पहले से ही भारत में क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो, रह रहा हो। ये वो तीसरी कंडीशन है। मतलब जब आप ये कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशन फॉलो करनी होगी, तभी आपको अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। मतलब आप ये ऐसे कह सकते हैं, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता आपको तब दी जाएगी जब आप इन तीनों में से कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो करते हो, कोई भी एक, एनी वन कंडीशन जो है वो आप क्या करते हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, आप इसको कर रहे हो या इसको कर रहे हैं, कोई एक जरूर कर रहे हो, कोई 2 कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, 3 कर रहे हैं तो और सोने पे सुहागा है। क्लियर? फिर तो वो चेरी ऑन द केक हो जाएगा। कहावत तो सुनी है ना। तो ये अनुच्छेद 5 है जो नागरिकता को रिप्रेजेंट करता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। सवाल को समझिए। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले, मतलब पाकिस्तान से आए थे भारत में प्रवास करने कुछ ऐसे व्यक्तियों, और जब आज़ादी मिल गई तो वो यहीं रह गए, तो क्या उनको नागरिकता दी जानी चाहिए? या कुछ आज़ादी के बाद कुछ वहां से चले वापस आ गए, तो क्या उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए? बिल्कुल, ध्यान से सुनो। ऐसे व्यक्तियों के लिए एक रूल लाया गया जिसे कहा गया परमिट रूल। एक रूल लाया गया जिसे कहा गया है परमिट रूल। परमिट रूल जो है वो 19 जुलाई 1948 को लाया गया था। 19 जुलाई 1948 को लाया गया था, जिसमें ये बताया गया, क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, कोई भी व्यक्ति हो पाकिस्तान का, ध्यान से सुन लो, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, भारत आया है, तो उसे परमिट रूल के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्या कहता है परमिट रूल? अब परमिट रूल कहता है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आए हैं, तो आप जैसे ही भारत आए हैं तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराया होगा, रजिस्ट्रेशन कराया होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकरण कराया है, तो उस पंजीकरण की तिथि से 6 महीने तक, तिथि से 6 महीने, आपको 6 माह तक या 6 मंथ तक भारत में निवास करना है। ठीक है, भारत में निवास करना है, और निवास करने के बाद 6 महीने बाद आपको परमिट रूल के अंतर्गत
भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप प्रदान कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप भारत की प्रदान कर दी जाएगी अंडर आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत ये नागरिकता दी जाएगी। इस बात को याद रखें। सभी लोग नोट जरूर करते रहें पेन कॉपी लेके, है ना, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है अनुच्छेद 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। अब यहाँ पर एक समस्या आई। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कैसे नागरिकता मिलेगी। मान लीजिए आप पाकिस्तान गए थे घूमने टहलने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब 1947 में आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, तो हो सकता है कुछ लोग जुलाई में गए हों, हो सकता है कुछ लोग मार्च में गए हो सकता है कुछ फरवरी में चले गए हों। आइए टहल के आते हैं। था तो पूरा हिंदुस्तान ही, ब्रिटिश भारत था। अब राजस्थान हो गया, पंजाब हो गए, गुजरात हो गए, यहाँ के तो कई सारे लोगों की रिश्तेदारियाँ थी, उधर संबंधी थे, सगे संबंधी थे, भाई थे, बिछड़ गए, तो कई स्थितियाँ थी। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब ये है कि मान लीजिए 1 मार्च, मान नहीं लीजिए, ये संविधान कहता है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो, किंतु परंतु वापस आ गए हो। क्या कहता है? 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान गए, लेकिन जब आज़ादी हो गई, आज़ाद हो गए हम, तो उसके बाद 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ गए आप? पाकिस्तान। पाकिस्तान गए, किंतु परंतु वापस आ गए। किंतु क्या हुए मेरे दोस्त? वापस आ गए आप, वापस आ गए। तो क्या ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में भी आपको भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 माह तक, 6 माह आइए, पंजीकरण करवाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, 6 माह तक रहिए, फिर आपको सिटीजनशिप प्रदान की जाएगी। ये अनुच्छेद 7 के अंतर्गत नागरिकता देने की बातें कही गई हैं। क्योंकि अलग अलग स्थिति है हर जगह, यहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है। तो यहाँ पर तारीख है, याद रखिएगा इस तारीख को, कि अगर आप इस तारीख के बाद पाकिस्तान गए हैं और वापस आ गए तो आपको 6 महीने निवास करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई 28 फरवरी 1947 को गया है और वो वापस आया, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। वो वापस आ गया तो उसको भारत की नागरिकता थी और बनी रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। बोलो यस और नो। बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। क्या कहता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन persons of Indian origin residing outside इंडिया। कुछ ऐसे भारतीय या भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और भारत से बाहर निवास कर रहा है, दूसरे देशों में निवास कर रहा है, तो क्या उसके नागरिकता के अधिकार नहीं है? क्या उसे सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए? बोलिए। तो आप क्या कहोगे? सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय मूल का है। अब सबसे पहली चीज क्या आ गई? अगर वो भारतीय मूल का है तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि उसके माता पिता जो होंगे, माता पिता का जो जन्म होगा वो भारत में ही हुआ होगा। भारत में हुआ
होगा, उस आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। बोलो हाँ या ना। जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने अपना अधिकांश समय बाहर ही बिताया, तो क्या इनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। ऐसे लाला हरदयाल थे, हरदयाल, क्या इन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? इन्होंने भी अपना अधिकांश समय क्रांतिकारी के रूप में बाहर ही बिताया, तो क्या उनके परिवार को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका परिवार तो यार भारत में ही जन्म लिया ना, उनके माता पिता ने। लाला हरदयाल ने स्वयं जन्म लिया भारत में, लेकिन बाद में आगे चल कर के वो विदेश निकल गए और वो एक पार्टी उन्होंने बनाई और वो चीज़ें बेहतर करने का प्रयास किया भारत के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहीं। सुभाष चंद्र बोस भारत में ही जन्मे। बोलो हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के परिवार को, इनके सदस्यों को नागरिकता मिलनी चाहिए, तो वो नागरिकता देने की बात यहाँ कही गई है। और नागरिकता ये मिल रही है क्योंकि भारतीय मूल का है, इसका मतलब साफ है कि उसके माता पिता भारत के ही थे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? बड़ा ही प्यारा अनुच्छेद है। पर्सन्स, क्या पर्सन्स? एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। बड़ा प्यारी बात बोली है कि कोई व्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नागरिक नहीं होना। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि ये है कल्लू, और कल्लू गया कहाँ? विदेश, और इसको लग गई विदेश की हवा। देखो बाल कैसे कराया है इसीलिए। और इसको जब हवा लग गई वहाँ की, तो ये बोला मैं तो यहीं सेटल हो जाऊँगा, क्योंकि अब ये यहाँ से गया था जॉब करने, जॉब करते करते इसको वहाँ पर, कहाँ गया था जॉब करने? यूएसए। इसको वहाँ पर सेटल होना था। सेटल क्या होना था? इसको ग्रीन कार्ड चाहिए था, परमानेंट मेंबर होना चाह रहा था। ग्रीन कार्ड के चक्कर में इसने वहाँ पर विवाह कर लिया। इसने जैसे ही वहाँ पर विवाह किया और कुछ समय बाद इसकी जो पत्नी थी बोली कि भैया ऐसा है दोस्त। अब भैया तो नहीं बोलेगी क्योंकि विवाह कर लिया है, हिंदुस्तान में भैया बोला जाता है ना। कहा एक काम करो, भारत की नागरिकता छोड़ो। कहा फिर? कहा यहाँ की नागरिकता ले लो। कहा ठीक है ले लेते हैं। अब समझ ही रहे हो, होम मिनिस्टर का आदेश है, नहीं लेगा तो भी बेचारा परेशान हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, उसने भारत की नागरिकता छोड़ेगा तो यहाँ की नागरिकता लेगा। जैसे ही वो यहाँ की नागरिकता लेगा, ठीक है, क्योंकि अब वो विदेश गया है तो उसके पास में पासपोर्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? पासपोर्ट कहोगे होगा। दूसरे उस पासपोर्ट पर टाइम होगा कि कितने समय तक वो यूएस में रुकेगा। बोलो हाँ या ना। साथ ही साथ में एक पासपोर्ट की कॉपी भारतीय दूतावास में वहाँ पर होगी, इंडियन एम्बेसी दूतावास जो होगा अमेरिका में वहाँ पर होगी। जैसे ही वो अमेरिका की नागरिकता लेगा, वैसे अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन एम्बेसी को कनेक्ट करेगा कि आपके इस नागरिक ने यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली है। कहाँ की? अमेरिका की। कहेगा ठीक है। जैसे ही उसने वहाँ की नागरिकता ग्रहण की, वैसे ही उसकी भारत की जो सिटीजनशिप है वो समाप्त हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। क्या हो जाती है? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। मतलब ये है कल्लू भैया जॉब करने गए थे, ग्रीन कार्ड के चक्कर में विवाह कर लिए, पत्नी बोली यूएस की नागरिकता ले लो। जैसे ही नागरिकता की बात आई तो इनके पास पासपोर्ट भी होगा क्योंकि जॉब करने गए थे, टाइम होगा अमेरिका में। तो इन्होंने जैसे ही बात की कि नागरिकता चाहिए, दूतावास को कनेक्ट किया
और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि आपके एक नागरिक ने भारत की नागरिकता, उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली है। जैसे ही उसने कहा अमेरिका की नागरिकता ले ली है, वैसे ही भारतीय एम्बेसी ने इनकी नागरिकता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर? जल्दी से बताइए। तो इनकी नागरिकता क्या हो गई दोस्त, समाप्त हो गई। अब देखिए कह रहा है 10वां अनुच्छेद, कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूटी ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। मतलब कहने का कि आपकी नागरिकता बरकरार रहे। किस स्थिति में, किस परिस्थिति में आपकी नागरिकता बरकरार नहीं रहेगी, आपको ये बताना है। अब एक बात बताओ आप मुझे, आपकी नागरिकता क्यों खत्म होगी? आपकी जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, वो समाप्त क्यों होगी? आपने देश विरोधी कार्य किया हो, तो आपने क्या किया हो, देशद्रोह किया हो, देशद्रोह किया हो, राजद्रोह किया हो, है, या आप ऐसी कुछ संलिप्तता हो आपकी जो देश विरोधी हो, ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाती है, समाप्त कर दी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। वैसे ये बात, ये कॉमनली नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन हो सकता है, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आपकी निरंतरता कब बनी रहेगी? जब आप देश विरोधी काम ना कर रहे हो। जब आप क्या ना कर रहे हो दोस्त, देश विरोधी काम ना कर रहे हो। यस और नो? अगर आप देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को याद रखिए। बोलो यस और नो? क्लियर है बात? अच्छा, बात आती है मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यह भी आपकी नागरिकता से ही संबंधित है, सिटीजनशिप से ही संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहता है? कहता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहता है? कानून द्वारा, जी हां, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। देखिए, ये कहता है कि अगर भारतीय नागरिकता में, सिटीजनशिप में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करना है, रूल्स रेगुलेशन लॉज जो हैं, जो लॉज हैं, जो लॉ है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उनमें किसी भी रेगुलेशन है, उनमें किसी भी प्रकार का एनी टाइप ऑफ चेंज, एनी टाइप ऑफ चेंज अगर करना है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो इंडियन पार्लियामेंट है। और इंडियन पार्लियामेंट ने ये काम जो सौंपा है, क्योंकि सारे ही काम इंडियन पार्लियामेंट करे ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं, तो ये काम इन्होंने सौंपा है भारतीय संसद ने किसे? अपने गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को। तभी तो आपने देखा था एनआरसी लाया, एनआरसी लाया गया, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप लाया गया, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। फिर वही एक्ट जब पास हो गया 2019 में, तो उस सिटीजनशिप वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। पहले बिल आया, कैब आया पहले 2019 में, जब वो पास हो गया तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। तो वो सारे काम किसने किए थे? गृह मंत्रालय के द्वारा किए गए थे। मतलब नागरिकता संबंधी किसी भी प्रकार के संशोधन को करने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय संसद, या उसने अपने ये अधिकार किसको सौंपे हैं? गृह मंत्रालय को सौंपे हैं। इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। बाकी हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। राइट? इतनी बात क्लियर हो गई? जल्दी से बोलो भाई। देखो, अब बात आती है, ये तो वो है जो 1950 में संविधान लागू हुआ, जिसके आधार पर सिटीजनशिप दी जा रही थी।
नागरिकता दी जा रही थी या नागरिकता समाप्त कर सकते थे या नागरिकता के कानूनों में कोई परिवर्तन कर सकते थे, ये तो अनुच्छेदों के अंतर्गत बात हुई। धीमे धीमे समय बदला और उसमें कई मूलभूत परिवर्तन हुए और उसी परिवर्तन का पहला फैक्ट आपके सामने आ रहा है जिसे हम और आप जानते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से। जी हाँ, द लेजिस्लेशन रिलेटेड टू दिस मैटर इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955 विच हैज बीन अमेंडेड बाय द। इस एक्ट में, ये एक्ट 1955 में बनाया गया। इस एक्ट के आधार पर भारत का कोई भी, भारत का व्यक्ति समझ लो या समझ क्या लो, भारत का व्यक्ति या मैं ऐसे कहूं किसी भी दूसरे देश का व्यक्ति किस किस प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकता है उसकी चर्चा की गई है। हो गया? अच्छा जी हाँ, 5 प्रकार से, 5 टाइप से सिटीजनशिप ले सकता है भारत की, सिटीजनशिप मिल सकती है उसे। और 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, 5 प्रकार से नागरिकता क्या हो सकती है? प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। और 3 प्रकार से, 3 टाइप से सिटीजनशिप समाप्त हो सकती है या समाप्त की जा सकती है। क्या हो सकता है? 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती ही है इस एक्ट में और 3 प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग परिवर्तन भी किए गए। देखिए कितने परिवर्तन हैं, आप देख रहे होंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 आया, उसमें परिवर्तन किए गए। इस एक्ट में जो बातें थीं नागरिकता प्राप्त करने की, उनमें परिवर्तन किए गए। 1992 में परिवर्तन किए गए। 1992 के बाद 2003, 2005, 2019 कई सारे परिवर्तन किए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तरीके गलत थे जिन तरीकों से भारत की नागरिकता प्रदान की जा रही थी या की जा रही थी, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूरी थे। अब वो परिवर्तन मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखते हैं, यहां पर स्पेस नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस आ गए हैं। मैं एक एक आपको बताने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वो 5 प्रकार हैं जिनसे आपको नागरिकता मिलेगी? सिटीजनशिप, एक्ट 1955। जी हाँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहला, बाय बर्थ, मतलब कहने का आप भी जानते हैं, जन्म से नागरिकता। अब इसमें है क्या, ध्यान से सुनिएगा। जन्म से नागरिकता था क्या, या अनुच्छेद 5 के अंतर्गत क्या था? कोई पाकिस्तान की महिला और पुरुष वहां पाकिस्तान के हैं, निवास कर रहे हैं, बढ़िया, शादी हुई, पति पत्नी बन गए, अब दंपत्ति बन गए हैं तो आगे की जनरेशन भी चलेगी। वहां पर वो महिला गर्भवती हो गई पाकिस्तान में, उसने कहा हम हिंदुस्तान घूमने जाएंगे, कश्मीर घूमेंगे, कन्याकुमारी घूमेंगे। वो हिंदुस्तान आया, पता चला कि महिला का, जो गर्भवती महिला थी, उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। अब भैया सारे काम पाकिस्तान में हुए हैं,
बच्चे का जन्म हिंदुस्तान में हो गया तो मम्मी पापा पाकिस्तान के, बचवा हिंदुस्तान की नागरिकता, ये क्या उचित था? बताइए। तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं था सर। तो यहां पर यह किया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन कहा गया कि मदर या फादर, 1986 में जो परिवर्तन हुए थे, मदर या फादर इन दोनों में से कोई एक, जी हां, मदर या फादर इन दोनों में से कोई एक भारत की नागरिकता जब धारण करता होगा तभी उसे जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं जब मन आए तब आ गए, नागरिकता ले लिए, चल दिए, नहीं। अच्छा, इसमें भी समस्याएं थी। कहोगे क्यों? होता क्या था कि पाकिस्तान के कई बार महिलाएं और कई बार पुरुष जम्मू कश्मीर में आ जाते थे। वहाँ आए, किस लिए आए? पढ़ने के बीजे पर, स्टडी वीजा पर आए। तो जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर पढ़े। वहीं पर अब पुरुष है तो उसने किसी महिला के साथ में संबंध बना लिए, महिला है तो पुरुष के साथ में उसने संबंध बना लिए हिंदुस्तानी, जिससे कि वो दंपत्ति बन गए और उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। अब बच्चे को जब जन्म दे दिया, अब क्या करा जाए भाई? पाकिस्तान की महिला, हिंदुस्तान का पुरुष, अब तो उसे नागरिकता देनी पड़ेगी। इसमें भी कई बार बहुत समस्याएं आई। ये बहुत बार हुआ कि स्टडी वीज़ा पर आकर के पाकिस्तान की खूबसूरत महिलाओं ने और या पाकिस्तान के पुरुषों ने ऐसा कार्य किया। तो यहाँ पर एक और परिवर्तन किया गया 2003 में, और कहा गया कि मदर और फादर दोनों की जो सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, वो लीगल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। जब लीगल मानी जाएगी, मतलब जब लीगल होगी, मतलब कानूनी मान्यता होगी, तभी उनके बच्चे का जन्म अगर हिंदुस्तान में होता है तो उसे बाय बर्थ नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा वो नागरिकता धारण करने का भारत की भागीदार या अधिकारी नहीं होगा बाय बर्थ। ये कुछ यहाँ पर अमूलचूल परिवर्तन किए गए। अब बात आती है दूसरा कौन सा तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का सर? दूसरा कहते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर दोस्त मेरे? वंश के आधार पर नागरिकता। हम और आप जितने भी अभी वर्तमान में हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, अधिकांश मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मोर देन 95% लोग जो नागरिकता धारण करते हैं वो वंश के आधार पर करते हैं। ये क्या था? वंश के आधार पर आप जानते हैं भारत में ऐसी कुरीतियां चलती आ रही हैं कि बेटे को ही वंश चलाने वाला माना गया है। तो वंश के आधार पर जो नागरिकता दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ पिता के आधार पर दी जाती थी, मतलब यू कैन से फादर के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। 1992 का वाकया है, जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, इसे 1992 में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और माताओं ने कहा, मदर्स ने कहा कि पिता तो बच्चे का कोई ऐसा कार्य नहीं करता, जीविका जरूर चलाता है,
लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि सिर्फ और सिर्फ पिता के आधार पर ही नागरिकता दी जाए। माँ जो 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को या शिशु को रखती है, क्या उसके आधार पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए? तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अद्भुत निर्णय दिया 1992 में, और क्या कहा कि माता और पिता दोनों के आधार पर वंश की नागरिकता दी जाएगी। माता और पिता दोनों के आधार पर वंश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वंश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। उम्मीद है ये दूसरी तरीके की जो नागरिकता है ये भी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप दूसरे मेथड से या सेकंड पार्ट टाइप से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब आती है कि सर 2 प्रकार हो गए, तीसरा प्रकार बताइए। तीसरा प्रकार जो मेरे प्यारे दोस्त है उसे कहते हैं पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब ये हुआ नागरिकता जो मिलेगी वो रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिलेगी। नागरिकता जो मिलेगी वो रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिलेगी। सपोज करिए, मान लीजिए कोई महिला विदेश से आई, हिंदुस्तान में वो जॉब कर रही है, बढ़िया नौकरी उसकी चल रही है, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा है भी, और वो 2-4 साल रह चुकी है, उसे यहाँ कोई अच्छा पुरुष मिल गया, तो उस महिला ने, वो महिला विदेश की थी, किसी दूसरे कंट्री की थी, फॉरेन थी या फॉरेनर थी महिला, उसे यहाँ विवाह कर लिया किसी भारतीय पुरुष से। अब जब विवाह कर लिया तो सी वांट टू कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में वो योग्य कब होगी? वो अगर भारत में लगातार 5 वर्षों तक रहती है, तो उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। मतलब वो योग्य हो गई है, नागरिकता उसे दे दी जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब वो आई थी यहाँ पर तो उसने यहाँ पर आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, और वो कब से निवास कर रही है ये अब पता चलेगा बाय रजिस्ट्रेशन, ये जनगणना विभाग बताएगा। जनगणना विभाग कि भाई ये इस तारीख को महिला आई थी, ऐसा ऐसा था, क्लियर, वो बताएगी। तो फीमेल जो थी फॉरनर, उसने विवाह किया किसी इंडियन पर्सन से, और सी लिव इन कंटिन्यूअस इन इंडिया लास्ट 5 ईयर और 7 ईयर और वॉट एवर द ईयर, बट मिनिमम 5 ईयर्स आपको रहना पड़ेगा, तभी आप योग्य होंगे, तब आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, हाँ कि आप अब भारत की नागरिकता धारण कर सकते हैं, नागरिकता प्रदान की जा सकती है आपको, लेकिन मिल ही जाएगी ये डिसाइड करेगा गृह मंत्रालय। क्लियर है? इस बात को याद है। तो बाय रजिस्ट्रेशन भी नागरिकता आपको मिल सकती है। ये तीसरा पॉइंट था। अब बात आती है चौथे बिंदु की। चौथा कौन सा बिंदु है सर जिससे नागरिकता दी जा सकती है? वो है मेरे दोस्त नेचुरलाइजेशन। अब आप ये कहोगे सर नेचुरलाइजेशन क्या होता है? नेचुरलाइजेशन में क्या होता है? नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देसीकरण। देसीकरण के आधार पर नागरिकता। अब देसीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता दी जा सकती है? देसीकरण में ये कहा जाता है कि मान लीजिए आप विज्ञान से संबंधित हैं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ठीक है, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं,
अभी आप ईरान में रह रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कि भाई हमको भारत की नागरिकता मिल जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको भारत में 10 वर्षों तक निवास करना है, और निवास करने के बाद आपको कम से कम 22 भाषाओं में से एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको सीख लेनी है, कोई भी। और जैसे ही आप एक लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सीख लेंगे, एक भाषा, बस यही वो आधार है जिससे आपको नागरिकता दे दी जाएगी, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आप बहुत बड़े कोई कलाकार हैं, विज्ञान से ही नहीं, आप हो सकता है कला से संबंधित हो। कई बार देखा होगा, कई खिलाड़ी, कई सिंगर आपने देखे होंगे। अदनान स्वामी ही पाकिस्तान से आया है, हिंदुस्तान में रह रहा है, बोलो, है। राहत फ़तेह अली खान, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में भी पकड़े गए थे, वो भी पाकिस्तान से ही आए हैं, बोलो। तो कला के क्षेत्र से संबंधित है। कला का मतलब क्या है? कला का मतलब होता है सिंगिंग कला है, डांसिंग कला है, क्रिकेट खेलना कला है, बैडमिंटन खेलना कला है, हॉकी खेलना कला है, राफ्टिंग करना कला है। हर एक चीज़ अपनी अपने अलग अलग स्थान पर आर्ट का हिस्सा है, इस बात को याद रखिएगा। किसी सिंगर से कहो कि आपको कबड्डी खेलनी है, नहीं खेल पाएगा। आपको मैच खेलना है, नहीं खेल पाएगा। लेकिन किसी कबड्डी खेलने वाले से कहो एक काम करो, तुम गाना गाना है, तो गाना तो गाएगा पर तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो ये कला है, इस बात को याद रखिएगा। तो कोई भी देसीकरण के आधार पर आपको नागरिकता तब मिलेगी जब आप कला या विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हों, लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहें, और 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आप सीख लें, आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस बात को याद रखें। ये वो चौथा रास्ता है जिससे आपको नागरिकता दी जा सकती है। अंतिम जो रास्ता है वो ये है, अर्जित भूमि के आधार पर। पांचवा जो रास्ता है वो कौन सा है? अर्जित भूमि के आधार पर। भूमि के आधार पर, ये कौन सा आधार होता है सर? इसे कहते हैं एक्विजिशन ऑफ बेसिकली लैंड। जैसे मैं आपसे बहुत ही फ्रैंकली बात करूं तो सिक्किम, भारत ने, सिक्किम इज़ नॉट अ पार्ट, आपको ही पता है सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जब सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया तो इसे अर्जित किया गया पहले, बोलो हाँ या ना। 16 मई 1975 की बात है, 16 मई 1975 की बात है, इसे अर्जित किया गया। फिर संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा, अधिनियम 1975, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के ही द्वारा सिक्किम को स्टेटस ऑफ स्टेट, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस बात को याद रखिएगा। ये वो माध्यम है जिस माध्यम से चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए भारत ने, सिंपल सी बात है, मैं अभी आपसे ऐसे कहूँ, जैसे पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भारत का, कह रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अगर भारत इसको अर्जित कर लेता है तो यहाँ पे जो निवास करने वाले अर्जित कर लेता है, तो भारत जब इस पे अर्जित कर लेगा, इस पे अधिकार कर लेगा, जब यहाँ के लोग मान जाएंगे, चीज़ों को फॉलो कर लेंगे,
जब ये हिस्सा भारत में आ जाएगा तो यहाँ के जो निवासी अभी हैं वो कहाँ की नागरिकता ग्रहण करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब ये हिस्सा ही भारत में है तो यहाँ पर निवास करने वाले लोग भी भारतीय कहलाएंगे, तो यहाँ के लोगों को नागरिकता कौन मिल जाएगी? भारत की। इसी को कहते हैं अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। बोलो बात क्लियर? नोट कर लीजिएगा, कुछ भी ऐसा ना हो रह जाए, है ना। हम इसीलिए किनारे हो जाते हैं, आप लोग नोट कर लें, है ना, नहीं तो पता चला कि आप नोट ही नहीं कर पाए। क्लियर है? यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, कि 5 वो प्रकार हैं जिस प्रकार से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर नागरिकता जो जाएगी वो कौन से 3 प्रकार हैं? तो मैंने आपको बता देता हूँ कौन कौन से 3 प्रकार हैं। 3 टाइप्स। इनसे क्या होगी? नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कौन कौन से हैं समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला कि आप स्वयं त्याग दें, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें। दूसरा क्या है? बर्खास्त, आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाए। तीसरा क्या है? आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो तो आपको वंचित कर दिया जाए। तो ये वो माध्यम हैं जिस माध्यम से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये वो 3 माध्यम हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? उम्मीद है, आशा है कि आपको नागरिकता नामक जो टॉपिक है वो सभी को क्लियर हो गया होगा, जितने प्यारे साथी हैं। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे आज और समझने की कोशिश करेंगे कि आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 5। देखो भाग 1 किसकी बात करता है? संघ की बात करता है और उससे संबंधित या और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। बोलो हाँ। भाग 2 बात करता है नागरिकता की। भाग 4 बात करता है डीपीएसपी की। भाग 5 बात करता है यूनियन, संघ की। किसकी? संघ की। क्लियर? तो करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो यस और नो। बी विल बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी या कौन से नागरिकता प्रदान करता है? कैसी नागरिकता है भारत की? दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, दोनों सही है, कोई नहीं। मैंने आपको कई बार बताया है भारत की जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सिंगल सिटीजनशिप है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब कहने का एकल नागरिकता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कैसी नागरिकता है मेरे प्यारे दोस्त? तो एकल नागरिकता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है? कैसी नागरिकता है? एकल। ये नागरिकता हमने कहाँ से ली थी अपने संविधान में? तो आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से, या आप कहेंगे यूके के संविधान से, या आप कहेंगे इंग्लैंड के संविधान से। दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ नहीं, दोहरी नागरिकता यूएसए में चलती है। कहाँ चलती है? यूएसए में चलती है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। भारतीय संविधान या भारत के संविधान या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है कि भारत की जो नागरिकता है उसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? 5 से 10 में, 5 से 11, 4 से 11 और इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है? कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होमवर्क है आपका। ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क लगा है।
बाकी की मुलाकातें होंगी अगले सेशन में। ये आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए नागरिकता क्या है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उस पर हमने चर्चा की और अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।